नमस्कार दोस्तों। मैं निपुण आलम भाई डायलॉग मंच में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप जानते हैं डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को मोटिवेशन, सही डायरेक्शन और साथ में कुछ स्ट्रेटेजिकल टॉक करना, बात करना। दोस्तों, इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं विकास सर्वे जी। विकास सर्वे जी को 2019 की जो सीजीपीएससी की परीक्षा हुई है, जिसका परिणाम अभी सितंबर 2021 में आया है, उसमें डीसी यानी कि आपका डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है, इनको प्राप्त हुआ है। विकास जी की अगर हम स्ट्रगल की बात करें दोस्तों, तो 2016, 2017, 2018, 2019 लगातार चौथे अटेम्प्ट के बाद विकास जी को अपने मन माफिक, कहते हैं ना कि मन माफिक जो पद मिला है, वो मन माफिक पद मिला है। इससे पहले हम बात करें तो 2016 और 17, 16 में प्री भी नहीं हुआ था, और 17 और 18 की बात करें तो 17 और 18 में रैंक आई थी, लेकिन अच्छी रैंक नहीं आई थी और पद नहीं मिला था। तो आप देखिए, लंबे, कहते हैं ना कि लंबे परिश्रम के साथ साथ और साथ ही एक धैर्य की एक पूरी की पूरी जीती जागती आपके सामने आज तस्वीर, आपके सामने एक शख्सियत आने वाली है। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डायलॉग मंच के अंदर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। विकास जी, पहला प्रश्न तो हम यही बात करेंगे, और बड़ी, क्योंकि मैंने से देखा आपका कि चौथा टाइम था, 2016 का प्री नहीं जी होना, सर। फिर 17-18 में रैंक आने के बाद भी कोई पोस्ट ना मिलना, तो बड़ा थकान देने वाला या निराश कर देने वाला रहा होगा, या आपने इसको कैसे टैकल किया? जी सर, जो पीएससी है उसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो है जी धैर्य। धैर्य बना के रखना ही पड़ता है। जी जी मैंने भी वही किया। मतलब जी कई समय आता था जब हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते थे। जी जी पर वो एक है कि मन में लगन थी कि हाँ, कुछ तो अच्छा करना है, कुछ तो अच्छा होगा ही, और जी निरंतर प्रयास करते रहे तो जी उससे सफलता मिल पाई। बिल्कुल, कि मन में एक प्रयास की भावना थी कि नहीं, मुझे अच्छा करना ही है और होगा ही, जब मेहनत करते हैं तो अच्छा होगा ही। इसी भावना से विकास जी लगातार लगे रहे और आज कमाल करके दिखा दिया। तो यही मेन बात रही। अब विकास जी, एक बात करें, जैसे 2016 का आपका प्री भी नहीं निकला, फिर जी 2017, 18, 19 लगातार प्री निकला, तो जो प्री की जी। बाधा पहले टाइम में बनी, इसको आपने अगले टाइम में दोहराव नहीं होने दिया, तो इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी आपकी रही? सर, मैंने अपने जो पहले के सालों में अपनी गलतियां की थी उनको जी सुधारा, और उससे पता चला कि हाँ, मैं कहाँ कहाँ गलतियां कर रहा हूँ, और जी फिर उनसे सीखते हुए जी मैंने अ, अब जो अपनी तैयारी थी उसको और अच्छा किया, मेहनत पे ध्यान दिया, और जी जो एक एक सही स्ट्रेटेजी फॉलो की। मुझे पता चला कि हाँ, पिछले वर्षों में मैंने क्या रणनीतिक गलतियां की थी, जी जिसके कारण मेरे को वो जो रैंक है, जो पद है मेरा, वो नहीं प्राप्त हो रहा था। जी मैंने 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 इस बार बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, जी प्री के भी, मेंस के भी, और जी इससे मेरी जो लेखन शैली है उसमें सुधार हुआ। जी और इसमें अब मेरे बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की। जी जी तो उन सब का भी मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा उन सबको, क्योंकि जी सफलता किसी एक की नहीं होती। वो दिखती तो एक की है, पर उसके जी जी पीछे जो बैकबोन होते हैं वो बहुत लोग होते हैं। बिल्कुल, कहा तो जाता है कि इमारत तो खड़ी हुई है, लोग इमारत देखते हैं, लेकिन इमारत की जो नींव है, अगर आप उन लोगों का नाम भी लेना चाहें तो विकास जी आप ले सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि पता चले कि भाई कौन है उस पर्दे के पीछे। सर, सबसे पहले तो मेरे माता पिता, मेरे जी परिवार के लोग, जी जो मेरे जो मेरे टीचर्स हैं, जो मेरे जी गुरुजन जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की है, जी जी और जो मेरे दोस्त रहे हैं। जी विशेषकर मैं राजन तिवारी और मिताली, इन दोनों का नाम लेना चाहूंगा, जी जिन्होंने मुझे हमेशा, मतलब चाहे पढ़ाई पे हो या फिर जो भावनात्मक संबल है, वो जी प्रदान जी किया। जी और जो मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ उसमें इन सब का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ी भूमिका है। तो आपने सभी को श्रेय दिया, माता पिता, गुरुजन, दोस्तों, सबको श्रेय दिया, और खास तौर से दो का आपने स्पेशल नाम दिया। तो हम उनको भी नमन करेंगे कि आप सबको, कि भाई जिन्होंने आज विकास जी को एक शख्सियत बनाया, एक कामयाब शख्सियत बनाया, तो उनका, उनको भी डायलॉग मंच का नमन। विकास जी, एक बात, क्योंकि आपने बड़ी बात बोली कि मैं करता गया कि कुछ तो अच्छा होगा, इस भावना से, एक सकारात्मक भाव से करता रहा,
लेकिन कभी तो ऐसा होगा यार छोड़ देते हैं यार, काफी लंबा समय हो गया, क्योंकि 2016 का जब आपने दिया होगा तो दैट्स मीन 2015 से स्टार्ट आपने जर्नी को किया होगा। तो इस बीच में कई बार ऐसे मोमेंट आए होंगे, कुछ पारिवारिक दबाव, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं, सामाजिक भी बातें होती हैं, और भी बहुत सारे अटैचमेंट होते हैं। तो उन सब से आपने कैसे बाहर निकला? सर, मैंने जो यूपीएससी की सेकंड टॉपर थी अनु कुमारी जी, जी जी उनका एक इंटरव्यू पढ़ा था। उसमें उन्होंने कहा था कि एक सेंटेंस यूज किया था कि डिसिप्लिन वेट ऑunces, रिग्रेट वेट टन्स। जी जी मतलब आप या तो अभी मेहनत कर ली, अभी परिश्रम कर ली, या तो आप कल को सोचे कि काश उस समय मेहनत कर लिया होता तो आज आज कहीं और होते। तो ये चीजें हिट करती हैं। जी बिल्कुल। मतलब अ, अगर अगर आपने अभी मेहनत नहीं किया, अगर मैं अभी मेहनत नहीं करता तो मैं उस पछतावे में नहीं जाना चाहता था। ये सोच बिल्कुल के मैंने अपने जो परिश्रम है उसको जारी रखा। जी और जी। बिल्कुल। कि कभी कल को आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद ये ना कहीं काश उस समय मेहनत कर लिया होता तो आज मैं भी कहीं अच्छे मुकाम पर होता। तो ये एक्सक्यूज ना जी रहे सर। लाइफ के अंदर, इसलिए आपने बहुत परिश्रम किया। जी सर। और आपने उदाहरण भी दिया सेकंड रैंक अनु कुमार जी का, काफी उन्होंने संघर्ष करके शादी विवाह के बाद बच्चे से लग रही, काफी कहानी उनकी सबने पढ़ी है, जी सुनी है। जी जी चलिए, सर। बड़ा अच्छा बताया आपने। विकास जी, हम थोड़ा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। सिविल सेवा परीक्षा की अगर हम तैयारी की बात करते हैं तो ये विचार कब आया? नहीं तो आपने तो बी किया हुआ था, नवोदय के भी आप विद्यार्थी रहे हैं, तो आपके लिए भी इंजीनियरिंग का करियर था और भी बहुत सारे करियर थे, सिविल सेवा ही क्यों करियर के रूप में आपने चुना? सर, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मुझे समझ में आ गया था कि जो मेरा व्यक्तित्व है वो प्रशासनिक सेवा में जाने का है। मतलब जी टेक्निकल में मैं, हो सकता है अगर चला भी जाता तो उतना अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाता, या फिर बनता भी तो मैं वहाँ इससे ज्यादा खुश नहीं होता। मतलब आज, अब जब मैं प्रशासन में जाके काम करूंगा तो मैं अंदर से खुश रहूंगा, और मैं जब अपने काम से प्यार करूंगा तो फिर वो मैं थकूंगा नहीं सर काम करते हुए। तो इसलिए मैंने अपने व्यक्तित्व के अनुसार फिर प्रशासन को चुना। मैं चाहता था कि जो, मतलब मैं, मेरे एक आदर्श रहे हैं श्री राजीव दीक्षित जी, जिनकी फोटो पीछे आप देख रहे हैं। जी जी उनके मैं लेक्चर सुनता था तो समाज के प्रति एक जो था कि समाज को बदलने की जरूरत है, और मैं अगर समाज को बदलना चाहता हूँ, थोड़ा से भी उसमें अपना योगदान देना चाहता हूँ, तो प्रशासन एक अच्छा मंच है मेरे लिए। तो जी इसलिए जी मैं फिर प्रशासन हो गया। जी जी। बड़ा अच्छा है, यानी कि आपके अंदर एक परिवर्तन की आकांक्षा, कि भाई समाज में मेरे कुछ कार्य से कुछ क्या परिवर्तन आए, कुछ चेंजेस आए, तो अपने जीवन को हम लोग एक शख्सी जीवन के, हाँ भाई मैं जीवन में आया, इस जिंदगी में आया तो मैं कुछ करके गया। बहुत अच्छे विकास जी। तो बड़ा अच्छा विकास जी आपने बताया। एक प्रश्न और मैं आपसे करना चाह रहा था, जब मैं आपके मेंस के मार्क्स देख रहा था, अंक देख रहा था, तो आपके पेपर 4 में और पेपर 5 में काफी अच्छे आपके अंक आए। तो मैं थोड़ा बात जी करना सर। चाहूंगा कि पेपर 4 को लेकर, पेपर 5 को लेकर आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, आपके सोर्सेज क्या रहे, आपने किस तरह से नोट्स बनाए, थोड़ा इस बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए, ताकि जो एस्पिरेंट्स तैयारी करना चाहते हैं उनको आपके जी अनुभव सर। से लाभ मिल सके। जी, सर, मेरे जो सबसे अधिक मार्क्स हैं वो पेपर 4 में है, 129.5 मार्क्स हैं। जी जी और जो ये पेपर होता है जिसमें साइंस, जो 10th लेवल का साइंस होता है, जी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जी जी इसके साथ मैथ्स, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट ये शामिल जी होता है। तो जी जी मैंने देखा था कि इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और जो आंसर्स लिखे गए हैं उसमें एब्सोल्यूट मार्क्स मिलते हैं। जी बाकी जो बाकी जो ह्यूमैनिटीज के पेपर होते हैं उसमें जी मुझे लगा था कि इसमें रिलेटिव मार्किंग होती है। तो जी। पेपर 4 में बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है, इसलिए फिर मैंने इस पे ज्यादा ध्यान दिया और ओके। वो मुझे मिला। जी सर, जो पेपर 6 की स्ट्रेटेजी थी वो जी मैंने, उसमें दर्शन शास्त्र एक सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल। इसमें बहुत छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाए जितने जी भी फिलोसोफर हैं उनके, और फिर जी। उनको मैं कई बार, मतलब बहुत बार, 10 से 15 बार रिवाइज किया ताकि वो मेरे दिमाग में बैठ जाए। अच्छा, आपने 10 से 15 बार आपने नोट्स को रिवाइज किया? जी सर। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, परिश्रम जो है ना, क्या है ना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता।
तो विकास जी इसका एकदम साक्षात प्रमाण है कि कम से कम 10 से 15 बार, आप सोचिए कितनी बार रिवाइज किया होगा। बहुत बढ़िया विकास जी। तो और जो अन्य सब्जेक्ट हम फिलोसफी के अलावा बात करें तो और सब्जेक्ट को आपने कैसे मैनेज किया? सर जो जिसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, अगर जी एस्पिरेंट्स पूछेंगे तो किस में आ सकते हैं, तो जी मुझे लगता है कि पेपर 1 जो लैंग्वेज का पेपर है जी और जी पेपर 2 जो एसी का पेपर है, इन दोनों जी में और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जी मैंने भी कोशिश की कि इन दोनों में और अच्छा लाने की, पर क्योंकि अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, शायद मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी गलत थी या कम ही रहेगी, जी इसलिए जी फिर इन दोनों में मार्क्स कम रह गए, वरना मेरे रैंक और अच्छे होते। तो जी पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4, इन जी। तीनों में सबसे ज्यादा मार्क्स लाया जा सकता है, तो इसमें ज्यादा फोकस करें और बाकी सब में फिर एवरेज लाने की कोशिश करें। कम से कम 120 1 के आसपास मार्क्स होने चाहिए। बहुत बढ़िया। आपका कहना है कि पेपर 1 और उसका पेपर 2 इसकी अच्छे से तैयारी करें, इसमें आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। और बाकी जितना है उनमें एवरेज रहे, करीब 120 के आसपास भी अगर आपका रहता है तो ये जी जी आपके लिए क्या है, एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है, आपके लिए एक अच्छा कार्य हो सकता है। पूरी अगर हम सिविल सेवा जी। की परीक्षा की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, तीनों के हम थ्री स्टेज की बात करें, इस पूरी परीक्षा के दौरान आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या महसूस हुई कि ये सबसे बड़ी चैलेंजिंग मेरे सामने रहा? सर देखिए, ग्रेजुएशन के बाद ज्यादातर लोग जो हैं जॉब मिल जाते हैं उन लोग को, पर जी मैंने ग्रेजुएशन के बाद प्रशासनिक सेवा की तैयारी शुरू की। उसके जी बाद 2016 से मैंने तैयारी शुरू की है, आज जी 2021 चल जी रहे हैं। इस इतने लंबे अंतराल में मैं सिर्फ मैं मतलब घर में ही बैठा रहा, घर में ही बैठ के तैयारी किया करता रहा। तो वो जो होता है कि यार शायद कुछ नहीं हो पा रहे हैं, अपना अपना जो निगेटिविटी रहता है जी जी उससे बाहर निकलना, वो सबसे चैलेंजिंग रहा। जी जी बिल्कुल। यानी कि मैं खुद से लड़ा हूं, और कहता ना कि मुझे जी लड़ाई किसी और से नहीं थी, कि मेरे निगेटिविटी मेरे अंदर ना आए, निराशा मेरे अंदर ना आए। तो उन निराशाओं से, उन निगेटिविटियों से बाहर निकल कर आना, यही सबसे बड़ी क्या थी, चुनौती। अब विकास जी, मैं जी एक अगली बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप तो 3 3 बार इंटरव्यू दिए हैं, जी सर। साक्षात्कार दिए हैं, तो 3 बार इंटरव्यू का आपका अनुभव कैसा रहा? कि वो इंटरव्यू में क्या चीज देखना चाहते हैं अभ्यर्थी के अंदर? क्या आपको महसूस हुआ कि वो 3 बार आपने बोर्ड फेस किया? सर मुझे लगता है कि उनका जो अनुभव है वो, मतलब हम जितनी हमारी उम्र है उनसे उससे ज्यादा उनका अनुभव है। तो बहुत उन बढ़िया। वो उस 15-20 मिनट में ही हमको जज कर लेते हैं और उस हिसाब से नंबर देते हैं। मैंने हर बार कोशिश किया कि अपने आप को और थोड़ा परिष्कृत करूं, परिमार्जित करूं, और उसके इसलिए फिर मैं और कोशिश करता रहा अपने आप को सुधारने का, अपने ज्ञान को और बढ़ाने का। और इसलिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे को इस इंटरव्यू में ही मिले। हाँ, अगर हम बात करें कितने मार्क्स मिले इंटरव्यू में विकास जी आपको इस बार? मुझे इस बार 98 मार्क्स मिले सर। 98 मार्क्स मिले। तो विकास जी, में एक बात, जैसे आपने कहा कि 3 बार इंटरव्यू दिया, 15-20 मिनट में आपको देखने का जज करते हैं, अगर हम कुछ प्रश्नों कुछ याद आ रहे हो आपको, तो आपका जो पूरा बोर्ड में सब प्रश्न रहे, वो कैसे प्रश्न रहे और किस डायरेक्शन की ओर रहे, थोड़ा इस बारे में बताइए। सर इस बार के जो क्वेश्चंस थे वो मेरे से ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चंस रहे। ओके। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, और दूसरे जो जियोग्राफी के बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए। जी मैंने इसमें से 80%, 80 to 90% सवालों का जवाब दिया। और जी जो मेरा जो मेरा आखिरी सवाल था, जो चीफ थे, हेड थे, उन्होंने केबीसी के बारे में पूछा था। केबीसी अच्छा। से रिलेटेड उसी समय हिमानी बुंदेला जी ने 1 करोड़ जीता था, तो उसके बारे में जी पूछा। और फॉर्चुनेटली ये हुआ कि मैंने वो वाला एपिसोड देखा था, मुझे जी क्वेश्चन भी याद था और उसका आंसर भी याद था। तो ओके मुझे लगा वो मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा। ओके। तो आपने कहा जैसे 85% प्रश्न के आपने आंसर दिए और बाकी आप आंसर नहीं दे पाए, तो जब जी आंसर नहीं दे पाए तो आपने कैसे टैकल किया उसको? सिंपल सॉरी बोल दिया? कैसे आपने उसको टैकल किया जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए आप?
जी सर, मैंने कहीं भी ऐसा घुमाने की कोशिश नहीं की। मैंने बहुत बड़े सीधा जी। कहा कि मुझे इसका इसका जवाब नहीं पता है और मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जी और जी सीधे सॉरी बोल दिया। बिल्कुल। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी मैं मॉक में बैठता हूँ तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, सभी को बोलता हूँ कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है तो आप बड़ी पोलाइटली वे में बोलिए कि सॉरी सर। एकदम से, जैसे अभी विकास जी ने बोला, बिल्कुल सही बोला कि भाई घुमाएंगे तो वो वाकई में बहुत अनुभवी लोग हैं। और विकास जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि जितनी हमारी उम्र है उतनी तो वो सर्विस करते हुए उनको हो गया, तो उनको हम घुमा नहीं सकते, क्योंकि अनुभव की कहते हैं ना, एक तो ज्ञान भी है और साथ में अनुभव की भट्टी में दब चुके हैं। तो ऐसे लोगों को अगर हम घुमाएंगे तो उनको परेशानी होती है। और कहीं बार डाउट्स भी होता है, तो हमेशा मैं कहता हूँ कि भाई आप एक बार रिक्वेस्टली पूछ लीजिए कि सर क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ, मुझे याद आ रहा है। तो वही स्ट्रेटजी विकास जी ने अपनाई जी और सर। बड़े अच्छे से जी उसको सर। किया जी कि सर। कामयाब होकर दिखाए। अगर मैं थोड़ा सा बात यहीं पर बात करूंगा विकास जी को, कि बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने बोली, और ये बात बड़ी अच्छी लाइन आपने बोली कि भाई जितनी हमारी उम्र है उतनी उनकी सर्विस करते हुए हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जी बच्चे सर। कई बार सोचते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं, हम स्मार्ट उनको हैंडल कर लेंगे, उनको घुमा देंगे। ऐसा नहीं होता। कुछ जी सेकंड इंटरव्यू याद आ रहा है, जब आपका सेकंड था, फर्स्ट था, उस समय किस प्रकार के क्वेश्चन थे, कुछ याद आ रहा है? सर, जो मेरा पहला इंटरव्यू था उसमें मेरा जो बायोडाटा था उससे क्वेश्चन हुए थे। जैसे मैंने अपने हॉबी में लिखा था कि मुझे टेबल टेनिस खेलना पसंद है। तो ओके। उस समय उन्होंने पूछा कि सिर्फ हॉबी है या फिर कहीं और खेले हो, तो मैंने उनको बताया कि मैं 3 बार स्टेट प्लेयर रहा हूँ, ओके। और कॉलेज में भी मैंने खेला है। और उसके बाद जी जो टेबल टेनिस से रिलेटेड प्लेयर्स थे हमारे इंडिया के और वर्ल्ड के, उनका नाम जी पूछा था उन्होंने। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके बारे में मैंने बताया था। और जो करंट के मुद्दे थे, जैसे उस समय शराबबंदी चल रही थी, तो फिर जी उसके बारे में उन्होंने पूछा था। तो फिर जी। मैंने उसका जवाब दिया था। यानी कि हम देखें तो डेफ से रहे आपके, हॉबी डेफ में हॉबीज आपके रहे, और साथ में करंट अफेयर से क्वेश्चन रहे। आप कुछ कह रहे थे जी। विकास जी, बोलिए। जी और जो इस उसके बाद का इंटरव्यू था उसमें ऐसा कंडीशनल क्वेश्चन पूछा गया था सर, जी कि अगर आपको ये पद, कोई सा भी पद दे दिया जाता है और आपको आपसे जिला के बारे में पूछा जाता है, तो आप कौन सा जिला चयन करेंगे? जी जी तो फिर मैंने बोला कि सर, छत्तीसगढ़ में किसी भी जिले में मिलेगा तो मैं उसी कर्तव्य निष्ठा से कार्य करूंगा। फिर उन्होंने जी 2-3 बार ऐसा पूछा। तो जी मैंने कह दिया कि ये सर, कि मैं अपने घर के आसपास रहना चाहूंगा। तो जी फिर वो मेरे को बातों में फंसाने लगे कि अगर आप अपने घर के आसपास रहेंगे तो जो अपने लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी तो फिर मैंने बताया कि सर नहीं, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य निष्ठा से काम कर सकूं। जी और किसी किसी भी जिले में जाने से मुझे कोई परहेज नहीं, क्योंकि आपने पूछा है, क्योंकि ये अब मेरी ये चॉइस का मामला है, तो मैं कोशिश करूंगी कि अपने घर वालों के आसपास रह सकूं, ताकि जरूरत पड़ने पर मैं उनकी मदद कर सकूं। तो बड़ा शानदार शायद आपने उत्तर दिया, बहुत शानदार। जी शायद उनको लगा कि मतलब मेरे आंसर से सेटिस्फाई हुए वो। बिल्कुल। देखो मैंने आपने कहते हुए बोल दिया कि बहुत सही आपने उत्तर दिया कि अब जाहिर सी बात, बोर्ड में कई बार देखिए, आप 3 बार इंटरव्यू दिया और तीनों बार आपसे अलग कैटेगरी के प्रश्न हुए। फर्स्ट टाइम आपने जी जी इंटरव्यू जी। दिया तो आपसे पूछा गया आपके डेफ को लेकर, आपकी हॉबी को लेकर, आपके करंट अफेयर्स को लेकर। ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सेकंड बार था आपका सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन हो गया, और उसमें भी घुमाया आपको, तो बड़ी ईमानदारी से आपने कहा कि सर देखिए, वैसे तो मुझे कोई भी जिले मिलेगा, बहुत अच्छा उत्तर था, मैं सब जगह कर्तव्य निष्ठा जी से कार्य करूंगा। और फिर आप बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आपने अगले की बात क्या बोली कि अगर आता है तो सर मैं चॉइस की बात है तो मैं अपने घर के चुनूंगा। और वो भी साहब ने बड़े अच्छे टैकल किया, जिससे मुझे जरूरत पड़ने पर फैमिली के लिए जा सकूं, मम्मी पापा के पास आ सकूं, कोई जरूरत पड़े। तो ये एक अच्छा जी जी। तरीका होता है, और मुझे लगता है आपने कहा ही है कि वो चीज उनको पसंद आए, बिल्कुल पसंद आती है। जेन्युइन बात होती है, घर के पास रहने का मकसद ही यही होता है कि भाई हम अपने जी माँ जी। बाप के कुछ काम आ सके, उनकी सेवा कर सकें। दूर होने पर क्या होता है कि वही दिक्कत हो जाती है, हम हर समय पहुंच नहीं सकते हैं। बहुत अच्छा। और इस बार जी का सर। इंटरव्यू आपने बताया कि पूरा पूरा जो फोकस रहा, वो फोकस रहा आपका किस तरह के इश्यूज को लेकर, करंट का एक्चुअल जी ना सर। होगा बल्कि फैक्चुअल नॉलेज को लेकर बातें हुई। कुछ जी याद सर। आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे क्वेश्चन थे? कुछ सबने कहा कि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन थे, कुछ याद आ रहा है किस प्रकार के क्वेश्चन थे फैक्ट्स वाले? सर, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने
कोविड से रिलेटेड कौन से निर्णय दिए हैं, 2 निर्णय बताइए। जी। तो ये क्वेश्चन हो गया। और फिर ये क्वेश्चन हुआ था कि कितने मतलब राज्य हैं, कितने यूटीज, ये बेसिक से क्वेश्चन थे। और जी। लोकसभा में कितने सदस्य हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, और अनुशासनहीनता, जो सांसदों की अनुशासनहीनता है उन पे कार्रवाई कौन करता है, जी। इस तरीके के को। देखिए सर, क्या ना, यहाँ भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात थी कि यार सुप्रीम कोर्ट के कोरोना के ऊपर डिसीजन को पूछा, तो ये करंट का इशू था, जैसे करंट को लेकर। जी जी और लोकसभा राज्यसभा की मेंबरशिप को पूछा, वो इसलिए पूछा होगा जो मुझे लग रहा है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन है वो अब प्रावधान में नहीं रहा है, नहीं तो 2 एंग्लो जी इंडियन जी जी नॉमिनेशन सर। होते हैं, तो वो भी करंट का इशू हो गया। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटी में क्वेश्चन आपसे पूछे, तो कहीं ना कहीं करंट से जुड़े हुए टॉपिक थे, बहुत अच्छे। जी जी और जी सर। विकास जी, ज्योग्राफी पर मुझे बात ज्योग्राफी में याद आ रहा है, आपने ज्योग्राफी का भी कहा था कि फैक्ट्स पे बात हुई थी। वही सर, पहले तो यूटीज के नंबर पूछे और सबके नाम बताओ पूछे, तो ओह, मुझे भी बाद में लगा कि ये भी करेंट से रिलेटेड है, क्योंकि यूटीज बिल्कुल। में जम्मू कश्मीर में बदलाव हुआ था और दादर नगर हवेली, दमन दीव। उनको जी मिला के एक कर दिया गया था, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जी बात है। जी बिल्कुल। जी सर। ये ज्योग्राफी का भी हो गया, करंट का भी हो गया। बिल्कुल। और कोई? जी सर। और सर मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा याद नहीं यार, है चलिए अभी तो अच्छा है, फिलहाल। बहुत बढ़िया। नहीं, आपने इतना अच्छा बता दी कि यही सब चीजें हैं इंटरव्यू में, आप कैसे टैकल करते हैं। कुल मिला के आपको इंटरव्यू में लगता क्या है कि हम किस चीज पर फोकस करें? आप एस्पिरेंट्स को जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? भाई, इंटरव्यू के लिए आपको इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सर जो हमारा बायोडाटा है जी। उसको डेफ बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। उनसे बिल्कुल। जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे हमारा जो नाम लिखा होता है उससे क्वेश्चन हो सकते हैं, फादर्स नाम लिखा होता है उससे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड है, और अगर हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब से क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद जो हॉबीज रहती हैं वो हॉबीज से क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर जो आपने उपलब्धियां लिखी हैं उन पे क्वेश्चन। तो ज्यादातर ऐसा होता है सर कि ये नॉन क्वेश्चंस होते हैं, अगर इनको तैयार कर लिया जाए तो फिर एक पकड़ बन सकती है इंटरव्यू में। बिल्कुल। बिल्कुल। बड़ा इंटरेस्टिंग देखिए आपने बोला डेफ को लेकर। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि करंट अफेयर्स है, ये आपका डेफ है, बायोडेटा जिसको, तो वो एकदम जी से ओपन पेपर की तरह से आप थोड़ा अच्छे से तैयार कर लें। भाई, आपके आपके नाम का अर्थ क्या है, आपके नाम से कोई बड़ी पर्सनैलिटी जुड़ती है क्या, उसके बारे में थोड़ा जान लें। फादर का जी नाम है जी तो उनके सर। बारे में थोड़ा जान लें। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ईयर जो है, कुछ खास इंपोर्टेंस बोलते यार तुम बताओ, तुम कुछ खास। 95 में, 95 में पैदा हुए या 90 में पैदा हुए, तो बताओ जरा उस साल कुछ खास बातें क्या क्या हुई थी। ऐसे थोड़ा सा डिस्कस जी कर सर। लेते, पूछ लेते हैं। और जैसे आपको तो नवोदय विद्यालय था, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कर जी लिया गया। सर। कर ले भाई, बताओ नवोदय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, भारत में कितने नवोदय विद्यालय हैं, उसका मोटिव क्या था। तो जी लाइक सर। डेट, एक तो ये कैटेगरी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बोली। मैं एक प्रश्न और करना चाह रहा था, जो आपने हॉबी की बात उठाई। मैं देखा जी अक्सर सर। स्टूडेंट जो है ना, हॉबी को लेकर बड़े परेशान रहते हैं कि सर हॉबी क्या बने। अक्सर बोलते हैं सर हॉबी बता जी दीजिए, सर। हॉबी क्या बने। और मैं तो कई बार ये देखा कि एस्पिरेंट्स ये नहीं समझ पाते कि हॉबी और इंटरेस्ट दोनों जी में क्या सर। अंतर होता है। जो उनका इंटरेस्ट होता है उसको हॉबी भर देते हैं, और कई बार तो कई सारी हॉबी लिख देते हैं कि मेरी ये भी हॉबी है, मेरी ये भी हॉबी है, मेरी ये भी हॉबी है। उसको अपने अगर करें तो आप क्या सजेशन देंगे, हॉबी को लेकर कैसे बढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए? सर हॉबी और जो इंटरेस्ट है उसमें पहले तो अंतर लोगों को समझ में आना चाहिए, जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल। उनको समझ में आना चाहिए कि हेलो। हाँ हाँ, बिल्कुल विकास जी, सुन रहा, समझ में आ रहा, जी बोलिए। जी सर। तो जो हॉबी है वो जी। जनरली एक हो सकती है सर, जबकि जी। इंटरेस्ट एक से ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल। सर इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज, जो जो इंटरेस्ट की चीजें होती हैं जी। उसको हम समय निकालने पे करते हैं, पर जो बहुत बढ़िया। हॉबी है उसके लिए हम समय निकाल ही लेते निकालते हैं। हैं, बहुत बढ़िया। बहुत जी बढ़िया। तो हॉबी अगर हम जेन्युइन भरें तो ज्यादा अच्छा है सर, क्योंकि हम काउंटर क्वेश्चन के लिए फिर तैयार रहेंगे और आंसर जो है वो जेन्युइन निकलेंगे, उनको उसके बिल्कुल। बारे में हमको सच में पता होगा। जी जी जी। नहीं, मैं तो अक्सर स्टूडेंट को ये बोलता भी, स्टूडेंट्स को बोलता भी हूँ कि भाई अगर आपकी कोई हॉबी है ही नहीं, क्योंकि कई बार होता है आर्थिक कारणों से, बहुत से कारणों से स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, तो हॉबी डेवलप हो ही नहीं पाती, तो हम इंटरेस्ट लिख सकते जी हैं कि भाई मेरा ये इंटरेस्ट है। जी सर। कुछ भी उल्टा सीधा लिखने से अच्छा है कि आप इंटरेस्ट लिख दीजिए। सर हॉबी तो बन नहीं पाए, लेकिन मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं ये करने का प्रयास करता हूँ, मुझे उससे ऊर्जा जी मिलती है। जी
और कुछ आप जी सर। देंगे टिप्स की भाई हॉबी भरते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई उससे आपका, जैसे आपने बड़ी अच्छी हॉबी भरी, आपने क्या हॉबी भरी थी गाड़ी, थोड़ा सा बारे में बताइएगा। सर मैंने भरा टेबल था टेनिस। टेबल टेनिस खेलना। अब देखिए आपने, क्योंकि आपको पूरा ज्ञान था, आपने कॉलेज लेवल पर खेला था, फिर आपने इसको स्टेट लेवल पर खेला, तो आपने उसको अच्छे से बताया होगा। तो कोई ना कोई ऐसा भरे जी जी जिसमें आप उनको सेटिस्फाइड, फुल्ली सेटिस्फाइड कर पाए। कई बार मैंने जी देखा जी कि जी स्टूडेंट सर। कुकिंग भर देते हैं कि मुझे कुकिंग करना पसंद है, तो थोड़ा संजीव कपूर का पता होना चाहिए संजीव कपूर कौन है। वो पूछ लेते हैं बताओ जी इंडिया का सर। जो फेमस कुक है वो कौन है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये नहीं कि गार्डनिंग भर दिया, आप किचन गार्डनिंग नहीं बता पा रहे हैं, किचन गार्डनिंग क्या है पूछ लिया, उससे की चीजों को ध्यान जी रखना है। जी विकास जी, मैं लास्ट में आपसे एक प्रश्न और लास्ट करना चाहूंगा, अब आपका समय नहीं लूंगा। इस पूरी जी सर। परीक्षा के दौरान आपको क्या लगता है कि एस्पिरेंट्स को अगर इन बातों का ध्यान रखे, ये मिस्टेक ना करे, तो सफलता बहुत इजीली और बहुत जल्दी अचीव हो सकती है। सर सबसे पहले तो जो तैयारी है उस पे मतलब सिलेबस देख के तैयारी करनी चाहिए। मतलब जी सिलेबस हाथ में रखें और ऐसा हो कि उस मतलब इम्पोर्टेंट होता है सर। बाजार में जो है बहुत सारी चीजें हैं, जी तो जी। पढ़ने से ज्यादा क्या नहीं पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट होता है। बहुत बढ़िया। उसके तो उसके लिए सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए, वो याद जी होना चाहिए। जी जी। उसके बाद जो मॉक टेस्ट है वो हमेशा देते रहने चाहिए, क्योंकि ओके। जो चाहे वो प्री के लिए हो या मेंस के लिए हो या इंटरव्यू के लिए हो, मॉक वो टेस्ट को नॉलेज को टेस्ट करता है कि आप कितने पानी में हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। वो कहा भी जाता है ना और कि हम कई बार अपना बहुत एक्स्ट्रा बना लेते हैं, खबर बना, हम नहीं सब जान गए, सब जान गए, सब जान गए। टेस्ट हमको लेवल जी बना सर। देता है कि भाई तुम ये जानते हो, बहुत हम्म। बढ़िया। जी सर मेंस के लिए क्योंकि इस बार समय ज्यादा मिला, तो जी। मैंने 100 से ज्यादा मेंस के पेपर्स लिखे होंगे, बहुत 100 बढ़िया। से ज्यादा। और मैं अपनी कॉपी को फिर उस पे रिव्यू देखना चाहिए, उस पे सुधार होना चाहिए। जैसे मैंने अपने दोस्त का नाम लिया तो मैं अपने जो कॉपीज है वो उसको सेंड कर देता था, फिर हम लोग मेरी मेरी जो कॉपीज थी उस पे 3 घंटे 4 घंटे डिस्कस करते कि क्या सही है मेरे आंसर्स में, क्या गलत है और क्या सुधार किया जा सकता है। बहुत तो बढ़िया। उससे जो मेरी राइटिंग स्किल है वो जैसे जैसे सलाह देता था। और जब मैं कुछ कुछ कहीं कहीं टेस्ट दिया हूँ जहाँ वहाँ के जो रिव्यूज होते थे उनको मैं लिखता था कि हाँ ये सुधार की जरूरत है मेरे आंसर्स में। तो फिर वो नोट करते गए और फिर अप्लाई कर किया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी कि देखो सुधार करो, देखो सुधार करो नीति पे चले, जी प्रैक्टिस सर। करते रहे, अभ्यास करते रहे, उसको वॉच करते रहे, उसको बार बार अपना वैल्यूएशन करते रहे, उससे अपने काम को बनाया। बहुत अच्छी आपकी स्ट्रेटेजी रही। तो लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे फ्रेशर के लिए, और जो बार बार असफल हो रहे हैं उनके लिए, दोनों के लिए आप बताइएगा कि फ्रेशर के लिए मेरा मैसेज ये है, और जो बार बार सफलता असफलता में उलझे हुए हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका। सर जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बस मेहनत करिए से करने से डरिए मत, क्योंकि मेहनत वही वो है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। जी मतलब किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर अगर आपने किसी एक को देख लिया और उसी की तरह से पढ़ने लगे कि वो क्योंकि वो इस उस समय उठता है इसलिए मैं भी उस समय उठूंगा, वो क्योंकि जी। 10 बजे सो जाता है तो मैं भी 10 बजे सो जाऊंगा, तो ये नहीं, ऐसे कॉपी मत कीजिए। सबकी बहुत बढ़िया। अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। जी सचिन तेंदुलकर हो सकता है, विराट कोहली भी विराट कोहली है, किसी और के बहुत जैसा बढ़िया। बनने की कोशिश मत कीजिए। और हम्म, अब जो आपका व्यक्ति वो है, जो आपकी बॉडी है, बॉडी क्लॉक के हिसाब से काम कीजिए। जी कि किसी को सुबह 4 बजे पसंद होता है पढ़ना, किसी को रात को 4 बजे, तो बहुत बढ़िया। उस पर ध्यान मत दीजिए। मतलब टाइम ऑफ द डे डज नॉट मैटर। तो जी आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। बहुत बढ़िया। और और जो बार उसके बार बाद सफल ऐसे होते हैं उलझे हुए हैं उनके लिए। धैर्य बनाए रखिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप अब अपने आप को अपनी कमियों को देखिए, उनको जानिए और उनको सुधारिए। बहुत बढ़िया। और अगर आप लगे रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत बढ़िया। कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, और कहाँ कमी जी। रह गई देखो और सुधार कहाँ करो। कमी रह गई देखो और सुधार करो। ये मंत्र विकास जी ने दिया।
विकास जी, अंत में कुछ कहना चाहेंगे अब सभी एस्पिरेंट्स के लिए, कुछ भी आपका मन हो कहने का? सर बस यही कहना चाहूंगा कि बी पंक्चुअल, बी हॉनेस्ट टू योर वर्क। अगर आप जो आपने आप बस कंटिन्यूटी बना के रखिए। जो आपने एक दिन में अगर क्लास में कुछ होता है तो आपने उतना भी आके पढ़ लिया, अपनी डेली लाइफ को जीना शुरू कर दिया, तो आपको सफलता मिल जाएगी। और सफल इस जो आपकी एक जर्नी है उसको एंजॉय कीजिए, क्योंकि मंजिल के साथ साथ सफर भी उतना ही मजेदार होता है, सुनहरा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। विकास जी ने को जी बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि संघर्ष का भी अब एक आनंद है, इसकी भी एक कहानी, एक स्टोरी है, और वही कहानी आज जी विकास जी हमसे शेयर कर रहे हैं। तो सफर के ना, मंजिल मिल जाने की बात ही कुछ और होती है, लेकिन सफर का भी एक अलग ही एंजॉय है, एक मस्ती है, जी उसका सर। आप एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत अच्छा लगा। और विकास जी, आपको डायलॉग मंच की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो आपको ये सिलेक्शन मिला है और आपको ये पोस्ट मिली है, इसके भी आपको हार्दिक बधाई। और डायलॉग मंच की ओर से भी, धन्यवाद एस्पिरेंट्स सर। की ओर से भी बहुत अच्छा रहा। और मुझे यकीन है कि जो आपने हमें बताया, ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए जाहिर सी बात है बहुत काम की बातें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। जी धन्यवाद सर।